अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। वीक का आगाज़ हुआ और हम कह सकते हैं कि इस वीक के अंदर बड़ी सारी बैक टू बैक मीटिंग्स थी। थोड़ा सा एक समराइज़ भी करें अगर मार्केट के हवाले से, तो यहाँ पर इस वीक के आगाज़ में ही सेंटिमेंट्स बहुत अपवर्ड डायरेक्शन में थे और अब भी यही सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन 85,000 का लेवल्स है और स्टॉक मार्केट के अंदर जब आपको पता है कि मार्केट जब हायर साइड पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कल के दिन भी मार्केट ने एक हम कह सकते हैं प्लंज किया 620 पॉइंट्स का और आज के दिन भी तकरीबन 285 पॉइंट्स का प्लंज किया। इट मींस कि यहाँ पर ये सिचुएशन है कि अब मार्केट के अंदर ये प्रॉफिट टेकिंग जिसके लिए काफ़ी अरसे से इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, कहते हैं ना वक्त आ गया है कि अब पॉजिटिविटी को प्रिवेल किया जाए और अपने प्रॉफिट्स को बुक किया जाए। तो फाइनली वो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका तासुर ये है कि ये वीक था वो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट का था और जो हम कह सकते हैं क्लोजिंग जो हमारा आज के दिन 2 हाफ्स होते हैं फ्राइडे को, आपको पता है फर्स्ट हाफ में भी और सेकेंड हाफ में भी हमने यही देखा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग को ज़्यादा तरजीह दी गई। तो आज के दिन हम ये डिटेल भी बात करेंगे, साथ साथ कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करना ज़रूरी है। इस वीक के अंदर जहां रिलेशनशिप बिल्डअप हुए सोशली, इकोनॉमी, हम कह सकते हैं मॉरली, थॉरली, लेकिन अब यहाँ पर एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो इस मंथ के जो लास्ट नंबर्स आए हमारे पास वो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। टेक्सटाइल सेक्टर हम कह सकते हैं विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी हम कह सकते हैं यूटिलिटीज़ बेनिफिट और ख़ासकर हम कह सकते हैं कि पावर टैरिफ जो कि इतना हायर साइड पे, उसके बावजूद एक्सपोर्ट में इसकी इजाफा देखा गया है 17.9% का। इट मींस के टेक्सटाइल की वो जो हम कह रहे थे ना कि वैल्यू एडिशन की बात करते हैं और ख़ासकर वैल्यू एडिशन के हवाले से जो पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि होम टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। डेनिम बहुत मशहूर है और भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की क्वालिटी और उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो मेजर्स हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा ये अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि इस फिस्कल ईयर के आगाज़ में ही जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ज़रा थोड़ा सा बेनिफिशरी दिखाई दिया। और ओवरऑल आज हम गवर्नमेंट की जो एक इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रेमिटेंसेस को बढ़ाना या फिर मुल्क में किसी ना किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना, इसके बारे में बात करेंगे कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हेल्पफुल साबित हुए जो कि स्टार्टिंग ऑफ द फिस्कल ईयर थोड़े से अनपॉपुलर लग रहे थे। आपको याद होगा जब बजट पेश हुआ, बजट में कुछ ऐसे जो टैक्सेस के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें सब लोग बड़े नाराज़ नज़र आए थे। लेकिन जब उसके अब पर्क्स आ रहे हैं या उसके जो अब हम देख रहे हैं ना कि उसके जो एक रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने ऑप्टिमिज्म की तरफ इशारे कर रहे हैं कि फाइनली लग रहा है कि वो इनिशिएटिव्स एक्चुअली राइट डायरेक्शन में थे। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे तमाम इनिशिएटिव्स के हवाले से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से, रेमिटेंसेस कितना ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मज़ीद कितना चाम मौजूद है और साथ साथ हमारे बिजनेसेस की एक्चुअली सिचुएशन है क्या जब हमारे पास इतने सारे डेलीगेशंस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। सो वी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन है आमिर वहीद साहब। आप हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ ऑन स्काइप मौजूद रहेंगे सुहेल अल्ताफ़ साहब। आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करेंगे। और साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद बाबर खान साहब भी मौजूद रहेंगे, उनको भी वेलकम करेंगे। आप सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन में हैं, तो उनको भी वेलकम करते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तमाम हमारे साथ जेंटलमैन मौजूद हैं। सबसे पहले आमिर वहीद साहब से मैं पूछूंगी। आमिर साहब, इंट्रोडक्टरी कॉमेंट्स सबसे पहले। एक तरफ हमारे पास बेहतरीन जो फिस्कल ईयर के स्टार्ट में ही थोड़ा सा एक जर्क आया टैक्सेस के हवाले से, दूसरी तरफ एफबीआर के डिजिटलाइजेशन की भी न्यूज़ आई और वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी नाराज़ नज़र आई कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमारे पास टैक्सेस, फिर सुपर टैक्स हम ऑलरेडी देते आ रहे हैं। तो सर क्या माजरा था और फाइनली जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि अब हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में भी देखते हैं। देखें जी, इनिशिएटिव जो डिजिटलाइजेशन के किए हैं वो बहुत बेहतरीन है। देखें जब हम इसको कंप्यूटराइज करेंगे, हर चीज़ को हम लिंक कर देंगे, आपकी
जो है ना रिटर्न्स के साथ और सब चीज़ों के साथ, तो वो अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। आपको ऑटोमेटिकली आपके जो सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं, जो आपके इनकम टैक्स के रिफंड्स हैं, या जो आपके एडवांस इनकम टैक्स हैं जो आपने पे किए होते हैं, वो आपको एडजस्ट हो जाएं, तो ये एक बड़ी एक अच्छा साइन है। जो डिजिटली जो है वो अच्छे तरीके से वो हो जाते हैं। तो वो स्टार्ट में थोड़ा सा फियर था लोगों में, लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि वो फियर अब ख़त्म हुआ है और चीज़ें राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, आपने एक्सपोर्ट्स के वाले से बात की कि जी एक्सपोर्ट जो है क्यों बढ़ रही। एक तो आपकी बैंक इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, पहले जी 17.5% 17.5% हो गया। एक तो ये एक पॉइंट प्लस पॉइंट है हमारा, और दूसरा जो है हमारी पाकिस्तान में लेबर बड़ी चीप है, एक तो ये एक जी फैक्टर है। और जो हमारी जो है जीएसपी प्लस और दूसरे जो फैक्टर हैं उस वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। एक तो ये हमारा फैक्टर है जी। राइट आपने सही फरमाया कि ऑफ कोर्स ये जो हमारा ये जो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट में इजाफा है वो ओवरऑल पॉलिसी रेट के हवाले से। मैं सुहेल साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। सुहेल साहब, वेरी वार्म वेलकम। सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ हमारे पास जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि हमने इस वीक के अंदर ही एससीओ समिट को भी इवेंट का जो एक भरपूर अंदाज में इस्तकबाल भी किया, उसको भरपूर अंदाज में हमने देखा ये इवेंट हमारे मुल्क में हुआ। और दूसरा ये कि अब डेलीगेशंस भी आ रहे हैं बैक टू बैक। तो ये इनिशिएटिव्स कितना इम्पोर्टेंट थे जिसकी वजह से आज हम ये रिजल्ट्स देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखें, परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी. We got an opportunity to showcase Pakistan through SCO conference, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने पाकिस्तान को मार्केट किया। जो भी देखें, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है या बिजनेस होता है, वो सबसे पहले वो देखते हैं कि मुल्क के बारे में जो इम्प्रेशन वो लेके गए हैं, वो एक अच्छा इम्प्रेशन अबाउट पाकिस्तान जो है वी हैव बीन एबल टू कन्वे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो डेलीगेशंस भी आए, सऊदी डेलीगेशन आया, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए। सऊदी डेलीगेशन में एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, द मिनिस्टर्स बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी पॉजिटिव। जिस किस्म की स्पीच उन्होंने, कोई 30-35 मिनट की स्पीच की, और वो दैट स्पीच शोड के वो ऑफ द कफ एंड वो दिल से बात कर रहे हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट जो है ये फौरन नहीं आती। बिजनेसमैन जो है वो बहुत देखभाल करके चीजों को, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। वो माइंड मेकिंग प्रोसेस जो है इट टेक्स टाइम, और उसके रिजल्ट जो है उसमें आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि द प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। एससीओ कॉन्फ्रेंस का भी एक अच्छा हमें डिविडेंड मिल सकता है थ्रू इन्वेस्टमेंट। और सऊदी जो डेलीगेशन का है उससे भी वी हैव हाई होप्स। देखें, आईएमएफ के साथ हमारा जब एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद चीजें जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। तो ये चीजें जो हैं ये इन्वेस्टर के लिए बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आई थिंक इससे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अब अपने लोकल इन्वेस्टर भी तवज्जो देनी है। बिल्कुल आपने सही हमारे फरमाया। मैं आमिर साहब से ही पूछना चाहूँगी। आमिर साहब, अब बड़ा एक ऑप्शन है कि सऊदी जो इन्वेस्टमेंट है उसके डोर्स ओपन हुए। गवादर के हवाले से जो एक रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, साथ साथ हमारे माइन एंड मिनरल जो सेक्टर है उसके अंदर मिनारा जो मिनरल्स हैं वो कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। और तीसरा, एक तरफ हमारे पास जो सुहेल साहब ने फरमाया कि 200 बिलियन डॉलर्स के हवाले से एक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहे हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए। देखिए जी, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी की कमी है जिस वजह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। देखिए, सऊदीया जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो ये चाहता है कि एड ना दी जाए, ट्रेड की जाए।
तो अब वो इसीलिए वो बैक टू बैक पहले भी 3-4 महीने पहले भी उन्होंने डेलीगेशन भेजा, उसकी फॉलोअप में ये सेकंड डेलीगेशन अब आया सऊदी का। इसके अलावा जैसे फिर मलेशिया के लोग आए, तो इसी तरह ये सऊदीज़ जो है बड़े कीन है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमारा एक ब्रदरली मुस्लिम कंट्री है, रिलीजियसली हमारा उनके साथ एक अटैचमेंट है। और फिर पाकिस्तान हमेशा उनका कोई इशू होता है तो पाकिस्तान हर वक्त उनके साथ हर जगह पे उनकी बैक पे खड़ा होता है। एक तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो वो ये चाहते हैं कि दूसरे मुल्कों की बजाय पाकिस्तान के साथ ट्रेड की जाए, और पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स में भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं, रिफाइनरी भी लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। और अब ये तो गवर्नमेंट के साथ अभी हुए, अभी B2B जो बिज़नेस टू बिज़नेस है वो भी अब वेंचर्स अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और फ्यूचर हमारा सऊदीज़ के साथ एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि फूड्स हमारे फूड राइस हमारी शुगर, राइस, बेशुमार चीज़ें अब हमारी सऊदीया जा सकती हैं। इसी तरह हमारी डेयरी प्रोडक्ट जैसे अलमराई वो भी पाकिस्तान में आ रहा है, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे, क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, तो पाकिस्तान में मिल्क की बहुत बड़ी क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर हमने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हम अभी उसकी वैल्यू एडिशन में नहीं गए, और ये एक बड़ी ह्यूज डिबेट है। चले मैं बाबर साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 17.9% सर्च किए है, जो हमारे मंथ ऑन मंथ फिगर आए, तो क्या कहेंगे आप? और ख़ासकर जो जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि विदाउट एनी इंसेंटिव, विदाउट एनी सब्सिडी, क्योंकि हम IMF की कंडीशनैलिटी में हैं, तो ये बड़ा एक हम कह सकते हैं माइलस्टोन अचीव नहीं कर लिया हमने, क्योंकि देयर इज़ नो चार्म कि हमारे पास कोई फैसिलिटेशन नहीं है और फिर हम आगे बढ़े हैं। सो प्लीज़ टेक ऑन। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो अचीव किया है, और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में जो हालात ख़राब रहे तो बायर्स का ट्रेंड पाकिस्तान की तरफ हुआ, और उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर्स यहाँ शिफ्ट किए, क्योंकि उनको अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना था। तो पहले तो जुलाई में आप देखें डिप आई है, जुलाई में डिप आई, फिर सितंबर में इंक्रीज हुआ, फिर ये अब इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीज है, अगस्त में इंक्रीज है, फिर सितंबर में, तो ये जो इंक्रीज है इसका एक रीज़न तो बांग्लादेश के हालात है, जो इमीडिएट बायर्स यहाँ शिफ्ट हुए, और उसकी वजह से जो कहते हैं। और ये भी आपको बताता है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो रिजिलियंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिजिलियंट है। अगर उसको सपोर्ट की जाए जायज़ और हर्डल्स क्रिएट की जाए तो ये इंडस्ट्री और ग्रोथ कर सकती है। तो बाबर साहब, हमारे पास बायर जो क्वांटिटी में आए हैं, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा जो एक इशू हुआ, इसकी वजह से तमाम बायर्स यहाँ पर आ गए, तो ये बायर्स फॉर द टाइम बीइंग है या ये परमानेंट वे में हमारे साथ रहेंगे? देखिए, इसमें दो फैक्टर हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्राइसेस बांग्लादेश से अगर नीचे रहती हैं, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बांग्लादेश से नीचे रहती है, तो बायर यहाँ रिटेन करेंगे। तो उससे इंडिविजुअल फैक्टर यह है कि ज़ाहिर परफॉर्मेंस है, अगर जो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तब भी बायर रिटेन होंगे। तो दो फैक्टर अगर यानी कि मीट कर गए कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और अपने कमिटमेंट ऑनर करते रहे, दूसरे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो उस ब्रैकेट में रहे जिसमें बांग्लादेश है, तो हम बेटर कम्पीट कर सकते हैं और उनको रिटेन कर सकते हैं बिजनेस को, और ग्रोथ भी कर सकते हैं। ये तो आप बताएंगे ना कि हमारी प्राइस कंपेटिटिव है या नहीं है। आपको क्या लगता है, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ टेक्सटाइल, आपको लगता है कि हमारे प्राइसेस जो है वो कंपेटिटिव हैं और हम रीजन में अभी compete कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो एक टैरिफ्स के हवाले से थोड़ा सा आप लोग भी शाय नज़र आते हैं, और गवर्नमेंट की जानिब से आप लोग को कहा तो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि IPPs वगैरह ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, देखिए इशू ये है कि कंपेटिटिव तो हम नहीं हैं। कुछ प्रोडक्ट में तो पाकिस्तान हमेशा कंपेटिटिव होता है, जिसकी वजह से स्टिल जो इंडस्ट्री चल रही है, प्राइस क्वालिटी की बात नहीं है ये। नहीं, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ कि प्राइस में कुछ प्रोडक्ट में पाकिस्तान हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है। देखिए, हैवी फैब्रिक्स है उसमें पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव है, डेनिम में पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव है, बेडशीट में पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव रहा है, मगर अब क्योंकि कंप्यूटर स्टफ होता जा रहा है, तो ये इसमें कुछ प्रोडक्ट में पाकिस्तान हमेशा से कॉम्पिटिटिव है, जिस वजह से इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, मगर एक जनरलाइज जो है कंपटीशन में पाकिस्तान जो है वो पीछे है। वजह उसकी वही है, यूटिलिटी कॉस्ट जो है हमारी बहुत हाई है। फिर अब जो नए टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस किया है, FTR से NTR में लाया है, टैक्स डबल कर दिया है, ये इसका इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आया तो वो अगले साल में आएगा, जब ये इनएक्टिव हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, जब अगले साल के टैक्स रिटर्न जब जमा होंगी उसके बाद से। तो ये इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारा टैक्स रिजीम भी वही रखा जाए, वो टैक्स
टैक्सेशन के चार्जेस भी वही होने चाहिए जो दूसरे मुल्कों में है एक्सपोर्ट के ऊपर, और वही सिस्टम होना चाहिए। तो हम कम्पीट कर सकेंगे, मजीद बेटर कम्पीट कर सकेंगे और बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, बेटर डॉलर पाकिस्तान में आ सकेंगे। सुहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बाबर साहब ने फरमाया कि ये जो FTR वाला जो इशू है वो नेक्स्ट ईयर आ सकता है, तो क्या ही अच्छा हो कि हम वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें जो कि तमाम रीजन के अंदर एक compete करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। टेक्सटाइल सेक्टर हमारी बैकबोन है एक्सपोर्ट सेक्टर में अगर हम बात करें तो क्या कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी मुतवक्के होगी? और चेंबर्स की तो ऑलरेडी डिमांड भी रही है ये। जी देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट अपनी बिजनेस कम्युनिटी को competitive बनाती है। गवर्नमेंट के पास सारे सारे मेजर्स हैं जो वो ले सकते हैं, एंड दे एग्जैक्टली नो कि इस इलेक्ट्रिसिटी रेट पे हम compete नहीं कर सकते, तो कौन सा और तरीका हो सकता है, कौन सा और इंसेंटिव हो सकता है जो जो अपने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को दिया जाए, सो दैट दे बिकम competitive। आपको शायद हैरानी हो कि G20 भी जो है वो भी अपने एक्सपोर्टर को जो है वो सब्सिडाइज करते हैं, और बिकॉज ये एक्सपोर्ट अर्निंग जो है ये लाइफ लाइन है फॉर एनी कंट्री, और हमारे लिए तो खसूसी तौर पे डॉलर अर्न करने वाली जो हैं वो हमारे हमारे हीरोज हैं, एंड आई 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 थिंक दे डिजर्व ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटेशन जो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। फिर कॉन्टिन्यूटी और पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी टैक्सेशन रेट्स जो हैं उनको उनको हाई किया गया है, बट नाउ आई थिंक अगर अगर हमारा रेवेन्यू हमने हमने बढ़ाना है तो एक तो थ्रू थ्रू टैक्स नेट को वसी करने की जरूरत है, और टर्नओवर जो है वो बिजनेस का जो है वो बढ़े और रेवेन्यू आए, तो ये हेल्दी साइंस होते हैं। इसके बजाय कि आप स्क्वीज करें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही, तो फिर उसकी वो competitive एज जो है उसकी भी खत्म होती जाती है। एक्सपोर्ट पे भी इस दफा देखें ना, टैक्सेशन का फैक्टर जो है वो अप्लाई किया है, एंड एक्सपोर्ट सेक्टर उसको एजिटेट भी कर रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर their request in that aspect also। तो टैक्स के हवाले से, ये राइट। देखें, जब जी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अगर शुरू हुई हैं तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कंटिन्यू रहे। आपने जैसे कहा कि अगर बांग्लादेश से की वजह से हमें हमें बिजनेस मिला है, तो वो बिजनेस फिर हम तभी उसको रिटेन कर, रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसी तरह वो हमारे पास रहे। दूसरा एक्सपोर्ट के हवाले से वो आपने बात की ना, सऊदी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की, उन्होंने बात की है $200 बिलियन की उन्होंने परचेज करनी है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान जी। हाँ, और जिसमें जिसमें सीमेंट है, हो सकता है सरिया हो सकता है, और चीजें हो सकती हैं, एंड वो बड़ा कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि वी वुड गिव प्रायोरिटी टू पाकिस्तान कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये तो बड़ी वो एक एक विन-विन हमें हमें सिचुएशन होगी विंडो हमारे लिए। बड़ी या बहुत अच्छी होगी। मैंने जैसे मैंने कहा, सीमेंट की क्वालिटी वैसे भी हमारी बहुत अच्छी है, तो सीमेंट की एक्सपोर्ट हमारी जा सकती है, स्टील जा सकता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में तो दे आर अनदर 40+ इंडस्ट्रीज जिनका मटेरियल जो है वो वहाँ जा सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू लुक फॉर दैट उस तरफ देखने की जरूरत है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, सही कहा सुहेल साहब आपने। मैं आमिर साहब से पूछना चाहूँगी, सुहेल साहब ने कहा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सिर्फ सऊदी अरब एक्सपोर्ट करने चाहिए या कर सकते हैं। और भी हमारे पास कंट्रीज़ भी हैं, और हमें जो खासकर जो हमारी एग्रो बेस्ड कंट्री है, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो आमिर साहब, हम थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना, प्रीवियस प्रोग्राम में थोड़ी तशनगी रह गई थी, वो शुगर एक्सपोर्ट के हवाले से आपका क्या स्टैंड है? देखिए जी, शुगर एक्सपोर्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी गवर्नमेंट ने 5 लाख टन अलाउ की है शुगर एक्सपोर्ट।
हर महीने 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट होगी और प्राइस भी साथ वो होगा कि प्राइस ना बढ़ सके, लोकल मार्केट की प्राइस एक लेवल ये बड़ा इशू है ना, तो आप लोग फिर प्ली करते हैं कि भाई नहीं, शुगर एक्सपोर्ट की नहीं, इजाज़त दे दें। देखिए इस साल हमारी बम्पर क्रॉप थी और इसमें अभी भी 1 मिलियन टन शुगर हमारे पास सरप्लस है और इसके बावजूद सरकार ने 5 लाख टन की इजाज़त दी है और 5 लाख टन भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में करनी है और अगले 20 से 25 दिन में क्रशिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर और शुगर आ जाएगी। फिर हाँ। शुगर हमारी नई क्रॉप भी आ जाएगी, पुरानी हम एक्सपोर्ट कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है और ये प्राइस जो है हमारी 130 से लेके 135 रुपए की रेंज में ही रहेगी अगला पूरा साल, तो प्राइस ज़्यादा नहीं तो बढ़ेगी। इस बात की यकीन दहानी है जब भी इजाज़त मिलती है। तभी इजाज़त मिली, उन्होंने सारी एकदम इकट्ठी इजाज़त नहीं दी इसकी और बाय पार्ट दी है कि प्राइस भी साथ साथ वो मॉनिटर करेंगे। मिसाल है कि नेक्स्ट मंथ प्राइस 140 पे चली जाती है तो फौरी एक्सपोर्ट रोक देंगे, उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट मंथ ये इसको उन्होंने प्राइस के साथ उसको लिंक किया हुआ है और प्लस जो है शुगर केन की जो एक्सपोर्ट प्राइस आएगी उस पर भी पता चलेगा कि जी नेक्स्ट ईयर शुगर की केन की क्या प्राइस होगी और शुगर की किस भाव में शुगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पड़ेगी। आमिर साहब, एक वक्त होता है जब इंटरनेशनली प्राइस हाई हो रहे होते हैं, तो क्या आप लोग उस वक्त एक्सपोर्ट का इंतजार करते हैं? देखें इस साल तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि $750 मार्केट थी और उस वक्त एक्सपोर्ट अलाउ नहीं हुई और अब करते करते अब $540 और $550 की मार्केट, $200 मार्केट गिर गई है। वो रेवेन्यू पाकिस्तान को ही आता अगर वो टाइमली हम डिसीजन कर लेते और टाइमली हमें एक्सपोर्ट कर देते। उस वक्त फिर पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में शुगर उस वक्त भी अवेलेबल थी, अब भी है और अब आगे बच भी जाएगी। सर कहना तो आसान है लेकिन नहीं होती ग्रास रूट लेवल पर। फिजिकली नज़र आ रही है फिजिकल, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो शुगर नहीं है, शुगर पाकिस्तान में प्लेंटी अवेलेबल है और प्राइस इस वक्त होलसेल की प्राइस इस वक्त 125 है और सरकार ने इनको शुगर मैन्युफैक्चरर्स को कहा था कि 140 से ऊपर नहीं बिकनी चाहिए, तो अब 15 रुपये नीचे प्राइस बिक रही, सरकार की सपोर्ट प्राइस से भी नीचे बिक रही है। तो इसका मतलब है हमारे ज़्यादा सरप्लस है, जिस वजह से जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने बैंकों की पेमेंट्स करनी है, ग्रोवर्स की पेमेंट करनी है, फिर नया सीज़न चलाने के लिए अपनी मशीनरी के ऊपर पैसा लगाना है, तो ये सारी चीज़ें उनको पैसा चाहिए इस वक्त। तो ये टाइमली इन्होंने अच्छा फिर भी टाइमली कर दी एक्सपोर्ट की इजाज़त, ताकि ये प्राइस नेक्स्ट सीज़न जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारे जो ग्रोवर्स हैं उसको फ़ायदा होगा। गुफ्तगू जारी है और प्रोग्राम के सिलसिले में दोबारा आपसे जो है वो मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आमिर साहब भी मौजूद हैं, सोहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बाबर साहब भी। सो मैं आमिर साहब से ही दोबारा पूछूंगी। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, शुगर का आपने बताया, क्रॉप हमारे पास वीट में भी है, कॉटन भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या लगता है एग्रीकल्चर साइड पे जो अब वैल्यू एडिशन का सिलसिला शुरू हुआ है, ऑल्दो थोड़ा सा भी इसमें कहते हैं हम स्टार्ट है, बस हमने जस्ट एक टिप देखी है आइसबर्ग की, तो कैसा लगता है आपको कि वैल्यू एडिशन हो जाएगा प्रॉपर? देखिए, वैल्यू एडिशन हमारी एग्रीकल्चर में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन की कमी है, इसमें हमें वैल्यू एडिशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए ताकि हम वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें एक तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। SIFC के बाद तो पर एकड़ यील्ड पे हमने काम करना शुरू किया। पर एकड़ यील्ड भी हमारी बढ़ गई है, वीट की भी बढ़ गई है, इसी तरह शुगर केन की भी बढ़ गई है, सारी वीट उसकी बढ़ना शुरू होगी। एक तो हम थोड़ी जगह से ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं, एक तो एक कम्पिटिटिव हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ भी, और हमारी जो क्रॉप्स अब उनको वैल्यू ऐड करना चाहिए हमें मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे वीट की चीज़ें ऐड करें, शुगर की चीज़ें ऐड करें, इसी तरह हम मकई लगा सकते हैं, मकई में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसी तरह बेशुमार हम नई क्रॉप्स भी लगा के थोड़े थोड़े एरियाज़ में लगाएं और उन क्रॉप्स को हम री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रॉ में भी कर सकते हैं और प्लस हम जो है अपना उसकी वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। हम पल्सेस में थोड़े से वीक हैं, पल्सेस की वैल्यू उसमें भी आना चाहिए, ठीक, हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस पे हमें ऐसी चीज़ों पे आना चाहिए ज़्यादा, जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी हमें पाकिस्तान में इंसेंटिव देना चाहिए कि ये चीज़ पाकिस्तान में आप मैन्युफैक्चर करें, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, कोई भी चीज़ है। एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसको भी तो फीड करना है, ठीक है। इस पॉपुलेशन के साथ वो अगर हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, प्लस हम
वही वाली चीज़ें एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी होंगे। जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं, सारे रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करें, तो उनके जो एक्टिव्स हैं हम पाकिस्तान में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें, चलिए बनाएं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो कहते हैं ना जान का रिस्क है, उसमें तो आप थोड़ा नहीं, सा आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, देखें हमें उसकी तरफ आना चाहिए, उसकी जो भी उसकी वैल्यू है, रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए और उन्हीं को हम एक्सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान हमारी जो मेडिसिन है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान देते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन सऊदीया, और दूसरा हमारे एक दो दोस्त हैं अमेरिका में भी इवन मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सरदर्द की गोली भी बहुत सस्ती और बहुत पाकिस्तान में देखें ना, पैनाडोल की गोली है वो कितनी सस्ती है, बाहर मुल्क में जाए वही आपको गोली कितनी महंगी, कितनी एक्सपेंसिव ठीक है। तो खासकर पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज में तो फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा, तो वो फार्मा सारे जो यूरोपियन और अमेरिका से मंगाते हैं तो पाकिस्तान से मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। सही फरमाया। चलें जी, मैं बाबर साहब से पूछना चाहती हूँ। बाबर साहब, टेक्सटाइल की बात हो रही है, अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे पास ब्रांड्स नहीं बनते, मार्केटिंग नहीं होती सही से, या फिर मार्केटिंग हम करते नहीं। उस प्लेटफॉर्म को हम कब टच करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो जब हम इतनी बड़ी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हम ह्यूज पोटेंशियल है हमारे पास, बड़ी रेजिलेंसी है, तो आपको नहीं लगता कि अब थोड़ी सी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे भी काम करना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग हमारी डिफरेंट होती है। ये पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी वो स्टोर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्राइवेट लेबल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इंडस्ट्री जो ट्यून्ड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, जो एक्सपोर्ट का हम जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं पूरी दुनिया में, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे डबल है, मगर वहाँ का भी कोई ब्रांड तो इंटरनेशनल नहीं चल रहा। असल में ये जो एक्सपोर्ट गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और ब्रांडिंग, लोकल ब्रांडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। उसको आप अगर हम मिक्सअप करेंगे कि हमारा ब्रांड वहाँ नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि हमारी जो ईस्टर्न क्लोथिंग है, हमारी मार्केट उस पर सेट है। अगर कोई ब्रांड पाकिस्तान में पॉपुलर होगा ना तो ईस्टर्न क्लोथिंग की वजह से ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम है, और दुनिया भर में वेस्टर्न क्लोथिंग है। तो हमारा काम ब्रांडिंग नहीं है, बेसिकली हमारा काम है ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट। तो सर जिस हम प्रोडक्ट से 1000 रुपीज़ कमा रहे हैं इंटरनेशनली, वो लोग जो ब्रांड अपने प्रमोट कर रहे हैं तो वो उससे लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब एक डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। आपकी बात दुरुस्त है। उसके लिए देखिए, वो ब्रांड 100 150 साल पुराने ब्रांड हैं, ठीक है, उनकी एक मार्केट में जो पेनिट्रेशन है वो, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है, ठीक है। पाकिस्तान के पास जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हैं, कोई 1 2 4 उसमें से ब्रांड बनाते हैं छोटे छोटे ब्रांड जो चल रहे हैं, मगर आप उनको भी कम्पीट नहीं कर सकते। आपकी जाहिर है कि जो आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान, एक तो देखें ब्रांड जो है ना, सिर्फ वो चीज़ें नहीं होता जो पाकिस्तान में बनती हैं, ब्रांड की तो हज़ारों प्रोडक्ट होती हैं, लाइन उनके एसक्यूज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो दुनिया भर से प्रोडक्ट बाई करते हैं तब ब्रांड बनता है। किसी एक कंट्री से कोई ब्रांड बनाना ज़रा मुश्किल काम है। लोग इस पर कर रहे हैं काम, कुछ लोग करते हैं, मगर ये अभी इसमें इट्स टू अर्ली। पाकिस्तान को जो तवज्जो देने की चीज़ है वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी एक्सपोर्ट को और नए बायर्स को पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत है, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को और अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है। इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इसी में कोई इंडिविजुअल 2 4 5 अपना ब्रांड क्रिएट करके, मार्केटिंग करके। अच्छा सर, अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमारी जो अपनी पॉपुलेशन है इसकी भी एक नीड है, और ब्रांड्स हंगर तो होता ही है, सब जो क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन के लिए कैसे हम इस अपने लिए ही अगर सिर्फ बनाएं या मैन्युफैक्चरिंग करें? मैं काफी लोकल ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं वेस्टर्न क्लोथिंग पे भी, और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और उनकी ग्रोथ है, और ईस्टर्न क्लोथिंग पे भी। आप बहुत मशहूर नाम है, आप जानती हैं, वो काम कर रहे हैं इस पे, लोकल मार्केट को कैटर कर रहे हैं जो कहते हैं ब्रांड्स। राइट, आपने सही फरमाया। मैं सुहेल साहब से पूछूंगी। सुहेल साहब, आपने टेक्सटाइल सेक्टर भी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स के हवाले से बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रांड है जो पाकिस्तान की एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है उन्होंने, और मैन्युफैक्चरिंग और कार्स और यानी कि व्हीकल्स में आए हैं। कैसा लगता है कि अब एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो भी ईवी कार्स के अंदर, और दूसरा ये कि अब हमें थोड़ी सी स्मार्ट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, तो इंजीनियरिंग गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। दूसरा, आमिर साहब ने इंपोर्ट बिल के हवाले से बात की थी,
इंपोर्ट बिल हमारा एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हमें एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस को प्लस करें तब भी हम उस तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या लगता है आपको, कैसे हम कब कर सकते हैं? हम पाम ऑयल की बात करते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम फ्यूल तो हमें करना ही करना है, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे पास जो हमारे घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसी से ही हम, जैसे कैनोला है, जैसे हमारे पास कॉर्न है, इस टाइप की चीज़ों से ऑयल क्यों नहीं बन सकते? ऑलिव है इनफैक्ट अब तो। जी यू वेरी राइट। एक्चुअली ये देखें कि पाकिस्तान इज ए कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल, और यहाँ सबकी ज़रूरियात भी हैं। अगर गाड़ियाँ बननी हैं तो गाड़ियों की भी बहुत अच्छी मार्केट है। ईवी बज़वर्ड है। ईवी कार्स की बात कर रहे हैं आप? जी अगेन सऊदी, जी हाँ, जी जी जी, सऊदी मिनिस्टर्स जो है उन्होंने भी ईवी की खास तौर पे जिक्र किया, और कोलैबोरेशंस कुछ हो भी रही हैं। बट देन वी हैव टू डेवलप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो हमें डेवलप करने हैं, अवेलेबल करने हैं। तो उसमें फिर अगेन जो बिजली के हमारे मामलात हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और आईपीपीज वाले, उनको सीधा सीधा करें तो हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। सर, 5 जब आईपीपीज जो है आप उनको पेमेंट भी करनी है, अब तो रेडी हो गया है सब कुछ। हाँ जी, नहीं वो दैट इज नॉट इनफ। उसका टोटल इम्पैक्ट जो आता है वो 65 पैसे पर यूनिट का चले इम्पैक्ट सर, है। एक वो ड्रॉप तो आया एटलीस्ट, वरना ये एक साय ऑफ हाँ जी, रिलीफ हाँ के जी, लिए हम तरस हाँ, गए मैंने थे। कहा बिल्कुल। ना, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट ए या लॉन्ग वे टू गो। तो ऐसी सूरत है। लेकिन वो एज आई सेड कि ये इतनी इतनी बड़ी जब पॉपुलेशन हो तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है तो उसको डेफिनेटली फीड आपकी करना वाकई इम्पोर्ट तो बहुत होगी। मुश्किल है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो सरपास कर जाए आपकी इंपोर्ट को। बिकॉज इंपोर्ट को कर्टेल करने का मतलब एट टाइम्स आपका रॉ मटेरियल भी जो है वो भी इंपोर्ट हो रहा है। तो सो अदरवाइज अगर आप अपना रॉ मटेरियल है, जैसे एग्रीकल्चर की आमिर साहब ने बात की, अगर आप फार्मास्यूटिकल के लिए अपना रॉ मटेरियल जो है वो खुद प्रोड्यूस कर दें तो वो तो नथिंग लाइक इट। बट अदरवाइज कर्टेल करना इंपोर्ट को शायद मुश्किल हो। सो आर फोकस डेफिनेटली शुड बी ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। और हम तो बड़े फॉर्चुनेट है, पाकिस्तान इज वेरी फॉर्चुनेट कि हमें रेमिटेंस बड़ी सपोर्ट कर जाती है। राइट। और चले, वो मैं हमारे सुहेल लिए साहब, आमिर साहब से पूछना चाहती हूँ। आमिर साहब, ऑप्शंस हमारे पास अलग अलग सेक्टर में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं, और हमें अब कहते हैं ना कि हर सेक्टर में भी काम करना है, एक्सपोर्ट के लिए भी हमें हर सेक्टर की तरफ देखना है। हमें ये नहीं करना कि हम एक के ही पीछे जो है वो चलना शुरू हो जाए। अगर टेक्सटाइल की बात हो रही है, सिर्फ टेक्सटाइल की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो हम कहते हैं ना जीएसपी प्लस स्टेटस, हम एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स में हमारे पास बहुत कम हमने जो है वो टारगेट की हुई है। इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, हमें नई जो लेटेस्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान में जो है ना मशीनरीज लगाने की ज़रूरत है। वो जो भी टेक्सटाइल के हवाले से जो अगर स्टिचिंग का काम है या कोई और भी इस तरह की वैल्यू एडिशन करने के लिए, हमें उस तरह का फैब्रिक भी बाहर से इंपोर्ट करके उसको स्टिच करने की ज़रूरत है। ये चीज़ पहले बांग्लादेश में हो रही थी कि क्योंकि वो बांग्लादेश तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा कॉटन, लेकिन वो फैब्रिक के साथ फिर जो स्टिचिंग यूनिट हैं फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह ये अब पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तो अगर ये इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलना चाहिए, उस तरह के हमारे फैब्रिक के जो है इंपोर्ट हो, और इसी तरह हमारे जो यूनिट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में लगे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट उसमें इजाफा हो सकता है। दूसरी बात आपने पाम ऑयल की पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है उस करता है एडिबल ऑयल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद। तो हमारी कितनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है, कराची से लेके गवादर तक। हम अगर पाम ट्रीज वहाँ पे लगा लें, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो तो है क्या हमारा। उसके लिए क्यों क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? आई थिंक ये फ्रूट काफ़ी अरसे बाद देते हैं, क्या वजह है? 5 साल 6 साल बाद जैसे हमारा ये होता है इसका आपका ऑलिव का, ये भी 5 साल बाद फ्रूट देता है।
तो ये भी अगर 5 साल में कोई हम एक स्टेप लें तो Step 5 तो साल लें, बाद बिल्कुल। हमें प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी और हमारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जो हमारी मेजर इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि क्योंकि हम ऑयल तो इम्पोर्ट हमें ज़मीन से निकलना है, ये तो हमारे हाथ में है, ये तो तो हम हम कर सकते हैं ना। उसके अल्टरनेटिव्स हैं, हमारे कॉटन सीड है, कॉटन बनाए, कॉटन सीड से हम ऑयल निकाल सकते हैं, ज़्यादा निकाल सकते हैं, उसकी ग्रोइंग ज़्यादा की जाए। टेक्सटाइल सेक्टर में वो काम आएंगी, बेशुमार चीज़ें हैं, हम उस पर थोड़े मेजर्स तेज़ी से लिए जाएँ तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। मैं बाबर साहब से पूछूंगी, बाबर साहब टेक्सटाइल के ऊपर वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश सिंगल बेल जो है कॉटन की वो प्रोड्यूस नहीं करता, उसके बावजूद उनकी जो एक हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं टेक्सटाइल में वो आपके और हमारे सामने हैं। तो क्या वजह है, और अब हम एक लिमिट है उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं पा रहे, क्या रीज़न है सर इसके पीछे? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है और पिछले 50 साल से वही चले आ रहे हैं। बैड गवर्नेंस है, लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है, ठीक है। हम तो सर जिस सेक्टर गवर्नेंस से अर्न कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू तो किस सेंस में है, क्योंकि अब तो पॉलिसीज दी जा रही है ना किसी तरीके से। मैं देखा शहरों में अब बैड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल, कराची जो शहर है जो इसका 54% एक्सपोर्ट करता है, उसका कोई इंडस्ट्रियल एरिया काबिल नहीं है उसकी पेरिफेरीज के वहाँ जाने के काबिल हो, ठीक है। नई इंडस्ट्री, ये कराची की जो आबादी है इस वक्त वो जो कहते हैं मतलब 3.5 करोड़ के करीब है। ये इंडस्ट्री एरिया जो बने थे वो 50 साल पहले बने थे। 50 साल में आबादी कहाँ बढ़ गई, इंडस्ट्री नहीं बढ़े, जमीन की बिल्कुल कीमत बिल्कुल। जो नहीं हुई है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना पड़ता है। आप बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश की तमाम पॉलिसियों से कंपेयर करें, गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को क्या क्या टेक्सटाइल में फैसिलिटीज दी थी। हम फैसिलिटीज नहीं मांगते, हम तो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और रेड टेपिज्म खत्म करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। बिल्कुल, तो आप ये देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही है बाबर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जो रिक्वायरमेंट है या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको फुलफिल किया जाए। थैंक यू सो मच बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सोहेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट एक्सपोर्ट सेक्टर, खासकर जो टेक्सटाइल में एक सर्ज आया है जो कि हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।